हमारे यहाँ तो हम तो जानते ही नहीं थे कि पसमानदा भी कोई चीज़ होती है। जैसे आपने फरमाया कि बहुत सी टर्म तो हम जानते ही नहीं। हमारी मस्जिद में जो इमाम है, हमको उसकी कास्ट से कभी पता ही नहीं कि किस कास्ट का है ये, किस कास्ट का नहीं है। हमारा इमाम है, नमाज़ पढ़ा रहा है, दैट्स इट। और मुझे यकीन है कि बड़ी तादाद में उसमें इन ज़ात-बरादरियों के लोग होंगे। अभी जो मेरा ख़्याल है दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम नोमानी साहब हैं, मेरा ख़्याल है कि वो शायद ऐसी किसी किस्म की किसी बरादरी से आए होंगे, लेकिन हमको उससे कोई लेना देना ही नहीं है। हमारी सोच का दायरा भी नहीं जाता उधर के कौन पसमानदा है, कौन अखलाफ यहाँ सब चल रहा है। दूसरी बात, इस मुल्क में मोदी जी के आने के बाद मॉब लिंचिंग्स जितनी भी हुई है, सब पसमानदा की। और मैं कहता हूँ 100% पसमानदा की। 250 मॉब लिंचिंग्स हो चुकी हैं गाय के नाम पे, सारे पसमानदा है। तो आप पसमानदा को लिंच करके कत्ल करके कर रहे हैं और जय श्री राम के नारे आप जिन गरीब लोगों से लगवा रहे हैं, जिस आदमी की दाढ़ी नोच रहे थे आप और जय श्री राम के नारे लगवा रहे थे, वो पसमानदा था। आपने कम्युनल राइट्स में जिन लोगों को मारा वो सारे के सारे पसमानदा थे। कम्युनल राइट, दिल्ली के कम्युनल राइट 2020 में जितने लोग जेल में हैं, सब बड़ी तादाद में सब पसमानदा है। तो फिसाद में आप पसमानदा को कत्ल कर रहे हैं, जेल में आप पसमानदा को डाल रहे हैं और आप हर तरीके से यानी लिंचिंग आप पसमानदा की कर रहे हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और जो देश में घटनाएं हो रही हैं, जो समाचार आ रहे हैं, उसको कुछ गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। और जो बातें आपको गोदी मीडिया नहीं बताना चाहता, वो सोशल मीडिया के लोग, हम जैसे लोग हैं, जो कोशिश करते हैं कि आप तक वो सब इंफॉर्मेशन पहुंचे जिसके आप हकदार हैं। आपको डेमोक्रेसी में सब कुछ जानने का इख्तियार है, हक है। उसी कोशिश में हम कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं। आज हम जो मुलाकात कर रहे हैं वो डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी साहब, जो प्रेसिडेंट है मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। बहुत ही एक्टिव, फ़आल सोशल एक्टिविस्ट और सियासत को समझने वाले, इलेक्शंस की सियासत को समझने वाले खास तौर पर। उनसे हम बात कर रहे हैं और आज जो इश्यूज हैं वो जो कुछ हमारे आपके आसपास घटनाएं हो रही हैं, जो वाकयात हैं, वो हम समझना चाह रहे हैं। एक तो ये कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसको इस वक्त लागू करने की क्यों कोशिश हो रही है और वो लागू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हालांकि इस सरकार पर कभी ये भरोसा नहीं हो सकता कि कानून लाने में जो नॉर्मल टाइम लगा करता था अब से पहले की सरकारों को, बहस होती थी, अब ये कोई बहस कराते नहीं, अपनी पार्टी के अंदर भी बहस नहीं करते, अचानक कोई कानून आ जाता है। जिस तरह से हमने आर्टिकल 370 को हटते हुए देखा, जिस तरह से किसानों के सिलसिले में जो 3 कानून आए थे उनको देखा, और बहुत सी ऐसी मिसालें हैं। वो क्या कुछ होने जा रहा है उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा मोदी जी ने पसमानदा मुसलमानों का इशू एक बार फिर उठाया है। पिछले दिनों जो भोपाल में मीटिंग थी, उसमें कई ऐसे इश्यूज पर बात की है जिसमें अलग-अलग एक-एक इशू अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या कुछ है, मुसलमानों में पहले औरतों को अलग दिखाने की कोशिश की गई, ट्रिपल तलाक कानून ले आए, अब सारे मुसलमान औरतें हमें साथ देंगी। अब यह पसमानदा वाला मामला है। क्या कुछ है, मोदी जी अब से पहले मुसलमानों की वोट को इररिलेवेंट करने की कोशिशें करते रहे, अब उन्हें क्या मुसलमानों की वोटों की जरूरत है, ये हम समझेंगे। और इसके अलावा जो अपोजिशन की जो इत्तेहाद की, यूनिटी की जो कोशिश पटना में शुरू हुई थी, उसके क्या नतीजों की उम्मीद है और सरकार उसके बाद क्या कुछ कर रही है। आखिर तक जरूर देखें। तस्लीम रहमानी साहब बहुत ही बेबाक अंदाज में और बहुत ही फैक्ट्स के साथ, फिगर्स के साथ अपनी बात रखते हैं। आने वाले इलेक्शंस में क्या रुख हो सकता है इस वक्त के हालात को देखते हुए, वो भी हम समझेंगे। तस्लीम अहमद रहमानी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि
ये यूसीसी वाला मामला, खास तौर पे मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब ये बात कहनी शुरू कर दी है सरकार ने कि ईसाइयों को और ट्राइबल्स को उससे मुस्तस्ना कर दिया जाएगा, उन्हें अलग कर दिया जाएगा। अब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ टारगेट पे मुसलमान रह गया। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली चीज जो आपने खुद अपने इंट्रोडक्शन में फरमाई, पटना में जो 23 जून को मीटिंग हुई थी अपोजिशन इत्तेहाद की, जिसमें 17 पार्टियां शरीक हुईं, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन पार्टियों के तमाम लीडर्स ने जिस अंदाज से गुफ्तगू करके एक आवाज से बात की, उसने भारतीय जनता पार्टी और उनके पूरे कुनबे को लर्जा बरहदाम कर दिया है। जाहिर है कि रद्द अमल में कुछ ना कुछ तो होना था। बीजेपी को एक आदत हो चुकी है, रादर आरएसएस को कहना चाहिए, क्योंकि बीजेपी तो छोटा पार्ट है आरएसएस का। आरएसएस को एक आदत हो चुकी है, एक होता है ना मायोपिक, बहुत ही छोटी नजर होना। तो ये कोता नजर लोग हैं, और इनका एक ये कि हिंदू फोल्ड के अंदर अपने आप को महदूद करके मुल्क की जो तकसीरियत है और मुल्क की जो डाइवर्सिटी है, उसको नजरअंदाज करना, और खुसूसन इस मुल्क के मुसलमानों को टारगेट करना, ये आरएसएस का मिजाज सानिया बन चुका है। और अब वो आदत से ऐसे मजबूर हैं कि इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो पटना की उस मीटिंग के बाद उन्होंने उसी एजेंडे को फिर आगे बढ़ाने की कोशिश की, और भोपाल के जलसे में, सियासी जलसे में, खुद वजीर आजम ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा भी उठाया और पसमानदा का मुद्दा भी उठाया, दोनों उठा दिए एक साथ। अब अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पे गौर करें, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का एक हिस्सा है। स्टेट को एक गाइडलाइन है कि आप सरकार को इस तरीके से इन उसूलों के तहत चलाएं, तो अच्छा है। कानून नहीं है, और कानून अगर बनाना भी है तो हुकूमत की जिम्मेदारी, अवाम की जिम्मेदारी नहीं है। और कंपल्जन भी नहीं है, मशवरा है सरकार को, और 75 साल से पड़ा हुआ है वो मशवरा अपनी जगह। इस पूरे हिस्से को लेके इस मुल्क के किसी वजीर आजम ने यूसीसी पे कभी अवामी सतह पर कोई बात नहीं की। नरेंद्र मोदी पहले आदमी हैं, वजीर आजम हैं, जिन्होंने अवामी सतह पर पब्लिक मीटिंग में खड़े होकर ये बात की। ये पहले वजीर आजम, और जिस इस बात का जो जो तकरीर कर रहे थे, उसका जो सियाक और सबाक थी, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, वो मुसलमानों के ताल्लुक से है, कि उन्होंने पसमानदा मुसलमान और एक मुल्क और एक कानून और ये सब बातें उन्होंने की, जो बिल्कुल ऐसी बातें हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। एक मुल्क के कानून इसलिए नहीं हो सकता कि है ही नहीं, ऑलरेडी नहीं है। हम नेशन नहीं हैं। ये बात इस मुल्क को सब लोग जो पढ़े-लिखे लोग हैं, सियासतदान हैं, सोशल इंजीनियर्स हैं और इस मुल्क के पैट्रियट्स हैं, वो ये जानते हैं, भारत एक फेडरेशन है, एक कॉन्फेडरेशन है, विफाक है। हम कोई नेशन नहीं हो सकते। और आरएसएस जब नेशन की बात करता है, तो वो भारतीय नेशनलिज्म की बात भी नहीं करता है, वो हिंदू नेशनलिज्म की बात करता है। तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात करते हैं, तो भी आप उसी हिंदू नेशनलिज्म को एक्चुअली प्रमोट कर रहे होते हैं। और उसका सबूत ये है कि इस मुल्क की 3000 सियासी पार्टियों में से आज तक किसी सियासी पार्टी के इंतखाबी मंशूर में यूसीसी का को नाफिज करने का वादा नहीं किया गया, आज तक नहीं किया गया। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के है जिसने अपने वजूद के कयाम से आज तक यूसीसी को निकाला नहीं। तो यूसीसी को ऐसा नहीं है कि वो कोई सियासी इशू है जिसे इलेक्शन मैनिफेस्टो में लाया जाए, ऐसा नहीं है। एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल, एक मशवरा है। बल्कि मैं तो वो उनको भी पढ़िए, सेक्शन 4 में जो आर्टिकल 38 से लेके 51 तक तकरीबन 16-17 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। मैं ये उनको जब पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि इसकी तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जरूरत ही नहीं है, किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल की कोई जरूरत नहीं है।
जब हमने अपने प्रिएम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन के कह दिया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया दैट इज भारत अडॉप्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेस ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस, सॉवरेनिटी एंड एवरीथिंग, जो भी हमने प्रिएम्बल में कहा, तो ये अपने आप में एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। इसके बाद हमको मजीद डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो उनमें से ऑलरेडी कुछ तो कानून बने हुए हैं, पहले से बने हुए हैं, कुछ बाद में बन गए हैं कानून, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट के साथ बराह रास्त मुतसादिम है, कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं। और फंडामेंटल राइट्स को इम्पीच नहीं किया जा सकता बाय एनी गवर्नमेंट और बाय एनी कोर्ट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल की उसके मुकाबले कोई हैसियत ही नहीं है। तो मेरा मानना तो यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो दूर की बात है, ये सेक्शन 4 और डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिए जाने चाहिए। ऑलरेडी दुनिया का सबसे तवील दस्तूर अगर किसी मुल्क का है तो भारत का है, और दुनिया के बेहतरीन माहिरीन कानून आलमी सतह के वो ये कहते रहे हैं कि दस्तूर जितना छोटा होगा उतना अच्छा और उतना इफेक्टिव होगा। हमारा सबसे ज्यादा लंबा है, और दुनिया में सबसे ज्यादा अमेंडमेंट हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन में हुए हैं, तकरीबन 115 अमेंडमेंट। इतना लंबा होने के बावजूद इतने अमेंडमेंट हैं। तो यूसीसी एज सच, चूंकि आपको लगता है कि आप इलेक्शन हार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को लगता है इलेक्शन हार रहे हैं, तो अब उनको एक कम्युनल एजेंडा चाहिए, तो मुसलमानों का नाम लेके यूसीसी को साथ देना है। बदकिस्मती से इस मुल्क में कुछ मुस्लिम लीडरशिप्स और कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो यूसीसी को समझे बगैर और उसको पढ़े बगैर और उसका कोई ड्राफ्ट देखे बगैर यूसीसी का नाम आते ही कह देते हैं कि हम इसे नहीं मानेंगे, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है कहने की। इसलिए कि यूसीसी तो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखी हुई चीज़ है, 75 साल पहले दस्तूर में लिख दी गई। हम उसको नहीं मानेंगे, कहने ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ये कह सकते हैं कि यूसीसी का कोई ड्राफ्ट हुकूमत लेकर आए, जो हुकूमत को की ज़िम्मेदारी है लाना, और उसको हम पढ़ेंगे, उसको पूरा मुल्क पढ़ेगा, हम उस पर बहस करेंगे कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो जब तक कोई ड्राफ्ट नहीं है, उसको आउटराइटली ये कहना कि हम ये नहीं मानेंगे, ये सरकार को मौका देता है कि वो इसे कम्युनल एंगल बनाकर पेश करे। तो जी। एक बात तो ये कि पहला वज़ीर-ए-आज़म मुल्क का जो यूसीसी की बात करता है। दूसरी बात, बहुत अहम बात, ये पहला मौका है, चूंकि वज़ीर-ए-आज़म ने बोला, इसलिए ये पहला मौका है कि इस मुल्क के मुख्तलिफ तबक़ात एक साथ खड़े हुए यूसीसी की मुखालफत करने के लिए। उसमें नॉर्थ ईस्ट ख़ास है। मैं कहता हूँ मुसलमानों पर तो इसका असर बहुत ही कम होगा, बहुत मिनिमल होगा। इसका असर तो ट्राइबल्स पे सबसे ज़्यादा होगा, और इस मुल्क में 10 से 12% की ट्राइबल की आबादी है। यानी तकरीबन 14 से 15 करोड़ ट्राइबल रहते हैं, जो 12 रियासतों में रहते हैं। पूरी सातों रियासतें नॉर्थ ईस्ट की हैं, और उनमें अक्सर ट्राइबल क्रिश्चियन भी हैं। फिर आपके झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात, खुद गुजरात में है, पार्टियां बनी हुई हैं ट्राइबल की गुजरात में। मध्य प्रदेश में बड़ी तादाद में ट्राइबल हैं, राजस्थान में बड़ी तादाद में ट्राइबल हैं। ये सारे ट्राइबल जो धरने प्रदर्शन करने लगे हैं, बल्कि नागालैंड के ट्राइब्स ने ये कहा कि अगर यूसीसी बन गया इस मुल्क में, तो 60 असेंबली के मेंबरान के घरों को आग लगा देंगे हम। असेंबली ने रेज़ोल्यूशन पास किया मिज़ोरम में कि यूसीसी हमारे यहाँ लागू हम नाफ़िज़ नहीं होने देंगे। तमिलनाडु ने वहाँ ऐलान कर दिया, पंजाब ने ऐलान कर दिया, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपनी मीटिंग बुला ली उसके लिए, अकाली दल ने रिफ्यूज़ कर दिया। तो ये पहला मौका है कि मुल्क में इस तरीके से मुख्तलिफ तबक़ात खड़े हुए। तो जो मुस्लिम ऑर्गनाइज़ेशन पहली फुर्सत में कहती हैं कि हमको नहीं चाहिए, आज उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो खुद कहने की बजाय ये जो तबकात ट्राइबल्स के, सिखों के, क्रिश्चियंस के और साउथ इंडियंस के, विष्णुइट्स के, लिंगायत के, ये सब यूसीसी के खिलाफ है। इस मुल्क में समझना चाहिए 60% इस मुल्क की आबादी मुख्तलिफ किस्म के दस्तूरों को मानती है, मुख्तलिफ पर्सनल लॉज को मानती है, और यूसीसी का असर 60% आबादी के ऊपर पड़ने वाला है, जो इसे नहीं मानेगी। वो मुसलमान अपने कंधे पे बंदूक रख के क्यों चलवाते हैं जबरदस्ती? हम्म। ये इस पर इस अहम पर बात है। इस पर देखिए, इस पर ज़रा बात आगे बढ़ने से पहले
ये मुसलमानों की तरफ से रिएक्शन पर बात हो जाए। अभी मैं 2 दिन पहले देख रहा था कि बाकायदा इश्तहार दिया गया कि आप अपनी मुखालिफत दर्ज कराइए, मैसेज भेजिए। ये देखिए, आपसे पहले भी हमारी इस पर बात हुई है कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ ज़िम्मेदार ऐसे हैं या ऐसे बनाए जा रहे हैं, जिसमें आरएसएस का कहीं न कहीं कोई अमल दखल है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। और हमने अब से पहले ख़ास तौर पर नाम लेकर के मैं कह सकता हूँ, आप अगर नाम में लेने में एहतियात भी करना चाहें, मैं नाम ले सकता हूँ कि ऑल इंडिया मजलिस मुशावरत के प्रेज़िडेंट नवेद हामिद साहब ने तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के फॉर्मर चीफ को भी अपने यहाँ बुलाया था। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि कोई हमारा दुश्मन है, लेकिन हम इंडिपेंडेंट अपनी बात को सोचें, समझें। अगर हम अपनी कम्युनिटी की पहले बात करते हैं, अपने मुसलमानों के बीच में अच्छे से राय मशवरा हो, लेकिन क्या ये जो रिएक्शन जो आ रहा है बार-बार इस तरह के का, क्या वही है जिसे मैं अक्सर कहता हूँ वॉलीबॉल का खेल, कि वो एक बॉल उधर से आई और फिर हम इधर से वापस दें। तो क्या ये एक तरह से फैसिलिटेटर के तौर पर काम कर रहे हैं आरएसएस के लिए, बीजेपी के लिए, या ये वाक़ई कहीं कोई हमदर्दी है मुसलमानों के साथ? नहीं, मुझे तो बड़ा शुबा हो आप ही की तरह मुझे भी होता है कि अब देखिए अभी 11 तारीख को दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में एक जलसा है, जिसमें राब्ता-ए-आलम इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी साहब आके खिताब करेंगे कि मुसलमान मुतदिल मिजाज बन के किसी गैर मुल्क में कैसे रह सकते हैं और उसकी सदारत करेंगे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब। जी, अब जी। अजीत डोभाल साहब जो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के फाउंडिंग चेयरमैन हैं और विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन वो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो रिमोट कंट्रोल से इस वक्त सरकार चलाती है और आरएसएस के सरकारी विंग के तौर पर काम करती है और वो एनएसए साहब उसकी सदारत करेंगे और कोई खुसरो फाउंडेशन अचानक सामने आई है उसने उस और इस्लामिक कल्चर सेंटर ने मिलके उसको बुलाया है। तो आप ये देख लीजिए बहुत वाज़ेह बात हो जाती है। यूसीसी का ऐलान हो और उसके फौरन बाद जो है राब्ता आलम इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी को अजीत डोभाल साहब की सदारत में बुलाया जाए और वहाँ 2 ही तकरीरें हैं। हुँ, एक राब्ता आलम इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी जो सऊदी अरब से आएँगे और एक अजीत डोभाल साहब। तो हुँ, इन 2 के लेक्चर मुसलमान सुने और उसके लिए मुझे ये इन्फॉर्मेशन है कि जिन 300 लोगों को दावतनामे जारी किए गए हैं, दानिश्वर, मज़हबी उलमा और सबके नाम पर, ज़ाहिर है मैं और आप तो उस ज़ुमरे में शामिल ही नहीं है, ना दानिश्वर, ना सहाफ़ी, ना उ जी, उन लोगों के लिए हमारा तो कोई लेकिन बैंगलोर से और कहाँ-कहाँ से लोगों को टिकट भेजे हैं, 2-2 दिन का यहाँ पर होटल्स में स्टे दिया गया है, जिसके लिए हुँ, बुलाए गए। मेरे नॉलेज में है, मैं जी, साबित कर सकता हूँ कि हाँ, इतनी दूर-दूर से मुल्क के बॉम्बे और बैंगलोर और मद्रास और कहाँ से लोगों को एयर टिकट भेजे और बुला के और यहाँ रखा जा रहा है। तो ये एक एक्सरसाइज़ है जो सरकारी सतह पर की जा रही है, ताकि मुसलमानों को ये बताया जा सके कि देखिए साहब सऊदी अरब के इतने बड़े आलिम दीन ने भी कहा कि यूसीसी को मान लो। हुँ, हुँ, दूसरी तरफ ये एक पार्ट है सरकार का कि साहब पैसिफाई करे। दूसरी तरफ वो पार्ट है जो मुखालफत के लिए खड़ा हो जाता है। हुँ, जैसे अवैसी साहब अचानक खड़े हो गए कि साहब ये हिंदू कोड बिल को हमारे ऊपर थोपने की कोशिश है। भाई आप कैसे सब्सटेंशिएट करेंगे इस बात को? आपके लिए कोई भी मुसलमान हो, उसको पहली जरूरत यह है कि हम ये डिमांड करें और मैं 10-15 साल से जब भी यूसीसी की बात आई हमने कहा भाई ड्राफ्ट लाइए। हाँ, बॉल उन्हीं के कोर्ट में फेंकिए आप। हुँ, अपने पाले में क्यों डाल दें? ड्राफ्ट आप ला नहीं सकते, हम जानते हैं आप नहीं ला सकते। हमको हुँ, मालूम है 350 से ज़्यादा एंटिटीज़ इस मुल्क में हैं, जिनके अलग-अलग पर्सनल लॉज़ हैं। हुँ, बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं, एक-दूसरे से इतना डाइवर्स है कि आप सोच ही तसव्वुर नहीं कर सकते। तो ये हुँ, जब 60% इस मुल्क की पॉपुलेशन का मसला है, तो मुसलमान अपने कंधे पे क्यों उठा लेते हैं, उनके कंधे पे क्यों नहीं रखते हैं? क्यों इसलिए मैं कहता हूँ कि ड्राफ्ट सरकार नहीं ला सकती। तो हुँ, जब भी बात होता है ड्राफ्ट लाओ और ड्राफ्ट ये जैसे उत्तराखंड की बात आप समझिए। हुँ, उत्तराखंड में इन्होंने मैनिफेस्टो में ये बड़ा शोर मचाया 30 जून को ड्राफ्ट आ जाएगा। ड्राफ्ट जब आ गया तो उस ड्राफ्ट में वो चीज़ें हैं सारी की सारी जो अभी तक वो पब्लिक नहीं किया गया।
अनऑफिशियली मीडिया ने अपने सोर्सेज से जो कुछ बताया, उसमें वो चीजें इंतहाई अहमकाना चीजें उसमें दर्ज की गई हैं। उस ड्राफ्ट को लेके चीफ मिनिस्टर दिल्ली आ गए, वजीर दाखिला और वजीर आजम के पास, और वहां आने के बाद जब उनको ड्राफ्ट ड्राफ्ट दिखा के बात की, तो बाहर निकल के वजीर आला ने उत्तराखंड के ये कहा कि ये ड्राफ्ट तो अधूरा है, अभी एक दिन पहले इसे मुकम्मल बता रहे थे, अगले दिन उसको कहा कि अधूरा है और हम जल्दी नहीं करेंगे यूसीसी लाने में, देर भी नहीं करेंगे, अभी ड्राफ्ट को मुकम्मल करेंगे। उधर जो स्टैंडिंग कमेटी है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के जो प्रेसिडेंट चेयरमैन है सुशील मोदी, बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट बिहार से, वो अपनी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में ये कहते हैं कि हम तो एक्सक्लूड कर देंगे, नागालैंड को भी एक्सक्लूड कर देंगे, ईसाइयों को भी एक्सक्लूड कर देंगे, सिखों को भी एक्सक्लूड, फिर सिविल कोड कहाँ रह जाता है और यूनिफॉर्म कहाँ रह जाता है ना? तो आप बैक ट्रैक कर गए हैं, इससे जाहिर होता है। इधर वजीर दाखिला ने खुद ये तयक़ुन दिया नागालैंड और साउथ इंडिया के लोगों को कि यूसीसी का इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होगा, तो फिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड तो हुआ ही नहीं, फिर वो वन नेशन और वन लॉ की तो बात ये हुई नहीं है। तो ये आप कुछ और कर रहे हैं, और आप कुछ दिन में लॉ कमीशन आप देखिएगा, ये महीने भर के अंदर, महीने डेढ़ महीने में लॉ कमीशन ये कहने पे मजबूर हो जाएगा, जैसे 21वें लॉ कमीशन ने कहा कि ना तो इसकी जरूरत है और ना इसकी ख्वाहिश है, ना लोग ये चाहते हैं कि ये हो, और अगर इसे जबरदस्ती लाया गया तो ये मुल्क को तोड़ने का खतरा है यूनिफॉर्म सिविल कोड से। ये लॉ कमीशन के तो अल्फाज हैं, ये 21वें लॉ देखिए, कमीशन के। एक बात जो आपकी उससे निकल के आई बहुत ही अहम, वो ये कि सऊदी अरब से एक बड़े आलिम दीन को, राब्ता आलम इस्लामी के जिम्मेदार को यहाँ ला करके आरएसएस बीजेपी अपने प्रोजेक्ट को मुकम्मल कराना चाहती है। मैं अक्सर अब से पहले भी अपने दर्शकों को, देखने वालों को ये बताता रहा हूँ कि ज़हन खोल करके इंटरनेशनल और नेशनल इश्यूज को देखो, तो आपको समझ में आ जाएगी साजिश कहाँ-कहाँ से कैसे हो रही है। इसको बहुत आसान है कनेक्ट करना। इज़राइल, आरएसएस, बीजेपी, इज़राइल, सऊदी अरब और यहाँ का जो उलमा का तबका, वो उलमा का तबका जो आधी रात को आरएसएस के लोगों से जाकर के मिल लेता है। तो इस तरह से कनेक्ट करना बहुत आसान है। बिल्कुल वही काम अब ये इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में होने जा रहा है, राब्ता आलम इस्लामी। देखिए, सऊदी अरब काबिल एहतराम है, वहाँ हज और ज़ियारत के लिए लोग जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वहाँ की हुकूमत भी इतनी ही काबिल एहतराम हो, जितनी कि हम मक्का और मदीना की करते हैं, क्योंकि हुकूमतों में लोग अपने-अपने मकसद के लिए काम करते हैं। अब मैं चलना चाहता हूँ, ये जो पसमानदा वाली बात उन्होंने छेड़ी, यूसीसी तो ये हुआ, पसमानदा में किस तरह से, कैसे मुसलमान वोटों में एक तरह से डेंट कर पाएंगे, ये क्या वाकई कुछ होगा? क्योंकि पसमानदा के मामले पे कभी-कभी कुछ लोग इमोशनल हो जाते हैं और ये कहने की कोशिश करते हैं कि साहब अशराफ और बहुत सी चीजें, बहुत से अल्फाज तो वो जो हमने आपने कभी नहीं सुने, ऐसे वक्त पर बीजेपी वाले सुनाते हैं कि साहब ये अशराफ हैं और ये कौन-कौन है। क्या लगता है आपको? देखिए, हमारे यहाँ मस्जिदों में एक दूसरे की मसलकों में मस्जिदों में भी जाकर के नमाज पढ़ते हैं और जिस भी मस्जिद में जो पहुंच जाता है वो उस इमाम के पीछे खड़ा हो जाता है, और मैं समझता हूँ उसकी प्रैक्टिस अगर बढ़े तो ये ताकतों की, ये जो जिन्हें हम टारगेट करने की, उनकी हिम्मत खुद ही टूट जाएगी। मैं तो ये कहूंगा कि सब लोगों को एक दूसरे की मस्जिदों में एक दूसरे के उलमा की बात सुननी समझनी चाहिए। आप अपनी बात रखें पहले। देखिए, पसमानदा का तो नया कार्ड इनको मिला है। वो लोग कहते हैं कि 85% लोग इस मुल्क में पसमानदा हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आपके पास तो कोई स्टैटिस्टिक्स होते ही नहीं है, किसी भी किस्म के कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं होते। तो ये स्टैटिस्टिक्स आपके पास कैसे आए कि 85% पसमानदा है? क्या कोई कास्ट बेस्ड मर्दमशुमारी इस मुल्क में हुई है? नहीं है, तो मुझे रेफरेंस दीजिए। मैंने कई जगहों पर कहा है, मुझे 85% का रेफरेंस दीजिए कि इस रेफरेंस के तहत हमने कह रहे हैं ये मर्दमशुमारी हुई या ये सर्वे हुआ या ये गिनती हुई है जिसकी बुनियाद पर हम ये कह रहे हैं। और अगर कोई कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ है इस मुल्क में, पूरे मुल्क का हुआ होगा फिर, तो फिर जो आप कास्ट बेस्ड सेंसस की मुखालफत करते हैं, वो क्यों करते हैं? और पूरे मुल्क में कितनी कास्ट कितनी परसेंट में है,
फिर आप उसे क्यों डिक्लेयर नहीं करते? आप सिर्फ मुसलमानों को ही 85% पसमानदा क्यों बताते हैं? बाकी कम्युनिटीज़ कितने पसमानदा कैटेगरीज़ में शामिल है और कौन-कौन सी कम्युनिटीज़ है और उनकी क्या तादाद है, वो क्यों नहीं बताते? तो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की अगर आप बात कर रहे हैं, तो आपको मुसलमानों के 85% आपने गिन लिए, नॉन मुस्लिम्स के जो जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको आप उन पसमानदा को आप क्यों नहीं गिन रहे? तो पहला सवाल तो ये है कि मुझे आप ऑथेंटिकेट करके विद रेफरेंस बताइए कि हाउ डू यू नो कि ये हुँ, 85% ही हैं? एक बात। दूसरी बात, इस मुल्क में लॉन्गेस्ट सर्विंग मुस्लिम मिनिस्टर का कोई नाम बताएँ। हुँ, ये हमारे प्रधानमंत्री जी और आरएसएस ये जो एक फाउंडिंग चेयरमैन है, मैं कहता हूँ ना कि ये जो एक नई यूनिवर्सिटी बनाई है, इन लोगों ने व्हाट्सएप के नाम से और ये एक फेक एजुकेशन की यूनिवर्सिटी जो बनी है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाली जो ये यूनिवर्सिटी है, ये ज़रा मुझे बताएँ कि इस मुल्क में लॉन्गेस्ट सर्विंग मुस्लिम मिनिस्टर कौन रहा है? हुँ, ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब रहे। हुँ, हुँ, 15 अच्छा, साल से ज़ायद अरसे तक वो बिला शिरकत गैरे वो मिनिस्टर रहे हैं हुँ, और उनके यहाँ से मोमिन कॉन्फ्रेंस से एक मेंबर पार्लियामेंट हमेशा रहा। पहले ज़ियाउर रहमान अंसारी रहते थे और उसके बाद हबीबुर रहमान नोमानी साहब रहने लगे थे। हुँ, वो भी ओबीसी थे। के बाद बिहार से जेडीयू ने जितने मेंबरान पार्लियामेंट राज्यसभा में भेजे, सब के सब पसमानदा थे। चाहे एम एजाज अली साहब हो, चाहे अनवर अली साहब हो, चाहे साबिर अली हो। हुँ, सब वहाँ से और आज भी मौजूद हैं। हमारे यहाँ तो हम तो जानते ही नहीं थे कि पसमानदा भी कोई चीज़ होती है। जैसे हुँ, आपने फरमाया कि बहुत सी टर्म तो हम जानते ही नहीं। हमारी मस्जिद में जो इमाम है, हमको उसकी कास्ट से कभी पता ही नहीं कि किस हुँ, कास्ट का है ये, किस कास्ट का नहीं है। हमारा इमाम है, नमाज़ पढ़ा रहा है, दैट्स हुँ, इट। और मुझे यकीन है कि बड़ी तादाद में उसमें इन ज़ात बिरादरियों के लोग होंगे। अभी हुँ, जो मेरा ख़्याल है दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम नोमानी साहब हैं, मेरा ख़्याल है कि वो शायद ऐसी इसी किस्म की किसी बिरादरी से आए होंगे, लेकिन हाँ, हमको उससे कोई लेना-देना ही नहीं है। हमारी सोच का दायरा भी नहीं जाता। उधर के कौन पसमानदा है, कौन अशराफ-अजलाफ यहाँ सब चल रहा है। दूसरी बात, इस मुल्क में मोदी जी के आने के बाद मॉब लिंचिंग्स जितनी भी हुई हैं, सब पसमानदा की हैं। हुँ, और मैं कहता हूँ 100% पसमानदा की हुई है। 250 मॉब लिंचिंग्स हो चुकी हैं गाय के नाम पे, सारे पसमानदा हैं। तो हुँ, आप पसमानदा को लिंच करके कत्ल करके कर रहे हैं उन और जय श्री राम के नारे लगवा आप जिन गरीब लोगों से लगवा रहे हैं, जिस आदमी की दाढ़ी नोच रहे थे आप और जय श्री राम के नारे लगवा रहे थे, वो पसमानदा था। हुँ, आपने कम्युनल राइट्स में जिन लोगों को मारा वो सारे के सारे पसमानदा थे। कम्युनल राइट दिल्ली के कम्युनल राइट 2020 में जितने लोग जेल में हैं, सब बड़ी तादाद में सब पसमानदा हैं। हुँ, तो फिसाद में आप पसमानदा को कत्ल कर रहे हैं, जेल में आप पसमानदा को डाल रहे हैं और आप हर तरीके से यानी लिंचिंग आप पसमानदा की कर रहे हैं। जो कारोबार थे, जो खड्डी की सनद हमारे अंसारी बिरादरी करती थी, उसको नुकसान किसने पहुँचाया पूरे बनारस की का में जो खादी का काम करने वाले और साड़ी का काम करने वाले उसको किसने नुकसान पहुँचाया? खुर्जा में पोट्री का काम करने वाले मज़दूरों को किसने नुकसान पहुँचाया? भदोही में जो है कारपेट की इंडस्ट्री में काम करने वालों को किसने नुकसान पहुँचाया? ये सारे के सारे पसमानदा नहीं है क्या? हुँ, आपको कोई दिलचस्पी नहीं। दूसरी तीसरी बात कहता हूँ, आर्टिकल 341 का सेक्शन 2 जिसमें 10 अगस्त 1950 को इस मुल्क के सदर जमहूरिया ने ये कहा कि नॉन हिंदूज को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा और पसमानदा मुस्तकिल ये चिल्ला रहे हैं कि हमको भी इसमें इस रिजर्वेशन में एससी के रिजर्वेशन में हिस्सा दो। आपने आज तक उस राइडर को क्यों नहीं हटाया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने में आपने हलफनामा जाके दिया कि हम ऐसे किसी पसमानदा को नहीं मानते। तो आप हुँ, सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि हम पसमानदा को नहीं मानते और इनको रिजर्वेशन नहीं देंगे। सड़क पे आप कत्लेआम कर रहे हैं पसमानदा का। जेलों में आप पसमानदा को आप ठूस रहे हैं और तकरीर करने में आप पब्लिक मीटिंग में कहते हैं कि पसमानदा शोषित है और उसके हमदर्द हम हैं। हुँ, ये हुँ। कैसा मतलब ये गलत बयानी है और झूठ है, ये आप देखिए। अरे तीसरी इससे बात इसके और अलावा इसके इसके अलावा खुद महाराष्ट्र में जो पिछले 1 डेढ़ साल में जो
बहुत सी रैलियां हुई हैं जिसमें बाकायदा मुसलमानों के बाइकॉट की बात आपके लोग कर रहे हैं और कत्लेआम की बात तो खुलेआम करते हैं, गोली मारो तक की बात कहते हैं। आप मुसलमानों के हमदर्द कैसे हो सकते हैं? ये बहुत ही अहम बात बताई आपने। 250 लोगों की मॉब लिंचिंग, आप सोच करके देखिए, अपने आप को उस जगह रख करके देखिए कि अगर मुझे कोई 100-200 लोग घेर लें और अचानक मारने की तैयारी हो, वो किस ज़हनी तकलीफ से वो इंसान गुजरता होगा और उसकी फैमिली के लोग किस तकलीफ से ये गुजरते होंगे। लिंचिंग बीजेपी के जो कुनबे वाले लोग हैं, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने किए, सबने किए, सब वही हैं, सब में वही हैं। और सिर्फ एक को आप सजा मिली है जो झारखंड का तबरेज अंसारी की जिसने लिंचिंग की थी 10 लोगों ने, उनको उम्र कैद की सजा लोअर कोर्ट से अब हुई है, किसी को नहीं। मोनू माने सर घूम रहा है, दसियों लोग और हैं घूम रहे हैं। आपके मिनिस्टर उनको गले में हार पहनाते हैं, जमानतें उनकी करवाते हैं और कहते हैं हम केसेस लड़ेंगे इनके सारे। तो आप ही की पार्टी कर रही है सब कुछ और आप फिर पसमानदा का राग अलापते हैं। पैकेज क्या दिया है? मैं तीसरी बात ये कहना चाहता था कि हाँ, आप तकरीर पे तकरीर किए जा रहे हैं। हुँ, ये ज़ुल्म हो रहे हैं। कानूनी तौर पर आपको इंसाफ नहीं दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि नहीं हम इनको रिजर्वेशन नहीं देंगे और ऊपर से आपने कोई पैकेज अगर पसमानदा मुस्लिम की तरक्की, उनकी फलाह बहबूद के लिए कोई दिया हो कि हम इतने हज़ार करोड़ रुपया इनकी तरक्की के लिए दे रहे हैं। आपने तो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में जो जो स्कॉलरशिप मिलते थे पसमानदा को आमतौर पर मुस्लिम ओबीसी को, वो भी कर्टेल कर दिए और ऊपर से कोई पैकेज नहीं दिया। फिर आप किस मुँह से पसमानदा की बात करते हैं? ये तो पसमानदा समाज के लोगों को, बीजेपी के लोगों से पूछना चाहिए खड़े होके। जी, जी। अच्छा, मैं आखिर में थोड़ा समझना चाहता हूँ अपोज़िशन पार्टीज़ की जो मीटिंग हुई पटना में, उसके बाद कितना उम्मीद आपको बढ़ी कि ये हुकूमत बदलेगी? एक तो बहुत सीधा-सीधा सवाल मैं ये समझना चाहता हूँ और दूसरे ये कि उसके बाद जो बीजेपी कार्रवाइयाँ कर रही है अपोज़िशन को अलग-अलग तरीके से तोड़ने की, महाराष्ट्र में हुई बिहार में बहुत कुछ कोशिशें हो रही हैं, नोटिस भेजे जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये हड़बड़ाहट के कुछ करके ऐसा कर रहे हैं? क्या इन्हें हार पूरी तरह से नज़र आ रही है? आपका जो वो कैलकुलेशन है, पार्लियामेंट के इलेक्शंस में क्या सिनेरियो बन सकता है, वो ज़रा बता दीजिए? देखिए आरएसएस को अभी 2 स्टेप्स हैं। एक तो फौरी तौर पर तो स्टेट्स के इलेक्शन हैं, जो 2 महीने में होने वाले हैं, आपने भी फरमाया। और वहाँ पर जो कुछ ट्राइबल्स के साथ हो रहा है, यूसीसी का जो मुद्दा है, ये तो ट्राइबल्स को बहुत परेशान करेगा। अब छत्तीसगढ़ पूरी की पूरी ट्राइबल स्टेट है, हुँ, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में बड़ी तादाद में ट्राइबल्स हैं। राजस्थान में बड़ी तादाद में, तो वो ट्राइबल तो आप ये नहीं राजस्थान जिसपे ये तवक्को थी कि बीजेपी और कांग्रेस नेक टू नेक है और बीजेपी जीत भी सकती है। अब इस ट्राइबल कार्ड से यूसीसी के कार्ड से तो आपने वो भी खो दिया। तो हुँ, ये 4 स्टेट तो लूज़ करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं, तेलंगाना भी और मिज़ोरम। मिज़ोरम भी ट्राइबल स्टेट है। तो इन्हीं 4 स्टेट में इलेक्शन है 2 महीने के अंदर। तो ये 4 स्टेट तो यहाँ लूज़ कर रहे हैं। दूसरे आरएसएस का अपना इवैल्यूएशन है कि सरकार जा रही है और बीजेपी को इवैल्यूएशन मालूम है कि हमारी सरकार जा रही है और जाती हुई सरकार में जो 3 इनके मुद्दे थे, बाबरी मस्जिद, 370 एंड यूसीसी, तो इनकी कोशिश है कि थप्पड़ मार के यूसीसी को भी वैसे ही पास करवा लें जैसे कि हमने आर्टिकल 370 को पास करवा लिया था। गुलाम नबी आज़ाद ने अभी कल ही कहा कि यूसीसी 370 नहीं है कि आप हुँ, उसको इस तरीके से पास करवा लेंगे। हुँ, तो ये सरकार का जो फ्रस्ट्रेशन और फिर जो आपने वहां देखा पटना में, वो आप 13-14 अभी अगले हफ्ते आप बेंगलोर में भी देखने वाले हैं। तो महाराष्ट्र में जो दूसरा स्टेप आपने लिया एनसीपी को तोड़ने का, वो भी उसी का हिस्सा है कि 3 दिन पहले आप कह रहे थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और ये सारे भ्रष्टाचारी हैं और एनसीपी का नाम ले रहे थे और तीसरे दिन जो है वही सारे भ्रष्टाचारी आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर बन गए। हुँ, हुँ, ऑर्गेनाइजर में आरएसएस का जो माउथ पीस है, उसने 3 बातें बीजेपी को बताई थी। उसने कहा था कि आप हिंदुत्व के नाम पर फर्दर कोई इलेक्शन नहीं जीत सकते। आप मोदी के नाम पर कोई अगला इलेक्शन नहीं जीत सकते और भ्रष्टाचार को करप्शन को एंडोर्स करके भी आप कोई इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये 3 इंडिकेटर दिए थे ऑर्गेनाइजर ने अपने एडिटोरियल में पिछले महीने हुँ, और हुँ, तीनों काम से अब तक नहीं रुके हैं प्रधानमंत्री। तो हुँ, ये इंडिकेटर उनके पास है कि हम इलेक्शन लूज़ कर रहे हैं और आप देखिएगा कि महाराष्ट्र में
ये तो पहली बार हुआ है आजाद भारत के सियासी तारीख में कि एक साल में आपने एक पार्टी को तोड़ा और अगले साल में दूसरी पार्टी को तोड़ा और दोनों के आदमी उठा के आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिए। ये तो अवाम वोटर एक अलग एस्पेक्ट रखता है और एमएलए को तोड़ना एक अलग एस्पेक्ट रखता है। वो एमएलए जो टूट के गए, जिनको बाई इलेक्शन वो हार गए। और जितने इलेक्शन महाराष्ट्र में हुए शिवसेना को तोड़ने के बाद, उसमें सारे में शिवसेना जो है वो उद्धव ठाकरे ग्रुप जीत गया और नीचे भी जीत गया जो बल्दियाती इंतखाबात हैं। और जो स्टैटिस्टिक्स आए हैं, जो 19% वोट था शिवसेना के पास, उसमें से 5 या 5.5% वोट कम हुआ है। अभी भी 13% वोट शिवसेना के पास है। 17% वोट जो कांग्रेस के पास था वो बढ़ के 20% हो गया है और 16% वोट एनसीपी के पास है। उसमें से कितना कम हुआ है वो अभी फ्रेश स्टैटिस्टिक्स जो आएंगे उसमें पता चले। 50% या उससे ज्यादा वोट ऑलरेडी महाविकास अघाड़ी के हाथ में आज की तारीख में मौजूद है। तो आप उसी से फ्रस्ट्रेट हो गए। तो इतने में पार्लियामेंट में आपने 2019 में 41 सीटें जीती थी और एक आपके एलआई ने जीती थी, 42 सीटें आप जीत गए थे। खाली 6 सीटें जो है अपोजिशन जीता था। अब 6 सीट अकेले बीजेपी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। इतनी बुरी हालत है वहां पर, उसके लिए इन्होंने सरकार बदल को कोई खतरा हो महाराष्ट्र की, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन वहां पर एनसीपी को इसलिए तोड़ा कि जितना ज्यादा कंफ्यूजन वो पैदा करे और जितने ज्यादा ग्रुप लड़े, शायद उससे बीजेपी को कोई फायदा हो। लेकिन महाराष्ट्र में पिछले बाई इलेक्शन में बताया उससे कुछ नहीं होगा। शरद पवार ने एक तीर से कई शिकार कर लिए। एक तरफ वो आवाम में जाएंगे अपनी बेटी को लेके और बेटी की जो लीगेसी है, अपनी अपनी लीगेसी बेटी को ट्रांसफर करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। अब वो दोबारा जाएंगे, पार्टी खड़ी होगी और अवाम के अंदर रिएक्शन होगा बीजेपी के खिलाफ के साथ ये पार्टियां तोड़ते हैं। उसके लिए वो शरद पवार की पार्टी को वोट देंगे। तो सुप्रिया सुले जो है तनहा लीडर बन गई और दावेदार सियासी वारिस बन गई शरद पवार की। जितने बड़े खतरे अजीत पवार और ये सब निकल गए। तो फायदा तो शरद पवार को होने जा रहा है इसका। भले ही उनके हाथ से सिंबल आज छिन जाए, लेकिन 2024 में जो गेनर है वो तो उद्धव ठाकरे और एनसीपी उभर के आ रही है सामने। तो जी, मैं वहां से वही समझना इनका चाहता। बहुत ऑल इंडिया लेवल पर क्या सिनेरियो बन रहा है? वो बीच में एक खबर आई थी कि जो दूसरी मीटिंग होने वाली है अपोजिशन की, उसमें 300 या 350 सीटों पर 1 to 1 इलेक्शन होने की तैयारी है अपोजिशन की तरफ से। आपको क्या लगता है वो स्ट्रेटेजी कैसी है? नहीं, उससे बड़ी बात मैं आपसे अर्ज करता हूँ। वो तो ये लोग अंदर बैठ के तय करेंगे बाद में कि 350 या 400 सीटों पे लड़ेंगे। वो तो एक खबर है जो चल रही है, ठीक है, वो उसके इम्कानात भी हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बड़ी बात जो तय होने जा रही है वो ये है कि ज्वाइंट अपोजिशन मिल के इस मुल्क में एक पब्लिक कैंपेन लॉन्च करना चाहता है बीजेपी सरकार के खिलाफ। वो पब्लिक मूवमेंट अगर ये लॉन्च करते हैं और उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे इस मीटिंग में बैठ के, तो अगर ज्वाइंट अपोजिशन का पब्लिक मूवमेंट खड़ा होता है तो तब बह जाएगा। तब तो एक हवा है जो क्रिएट हो जाएगी। और राहुल गांधी जिस अंदाज से भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं और एक और भारत जोड़ो यात्रा करने की बात कर रहे हैं, तो अगर ज्वाइंट अपोजिशन इस किस्म की यात्राओं को लेके देश भर में निकल पड़ा तो ये तो 1975 वाले हालात हो जाएंगे जो जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट था, जिसने बहा के रख दिया था इंदिरा गांधी की इतनी मजबूत सरकार को। तो ऐसा कोई मूवमेंट खड़ा करने की तैयारी अगली मीटिंग में हो सकती है। 350-400 तो ये मिलके आपस में लड़ ही लेंगे और आम आदमी पार्टी चाहे जितनी मुखालफत करे, लेकिन उसको भी मदऊ किया है यहाँ और वो जाएंगे वहां, आप देखिएगा। तो मुझे नहीं लगता कि अपोजिशन के इत्तेहाद में किसी को लेके कोई प्रॉब्लम होगी। सीट एडजस्टमेंट स्टेट टू स्टेट लेवल करेंगे, ये नेशनल लेवल पे नहीं करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये सरकार आखिरकार जा ही रही है और इनके पास अब जितने हथियार थे, जो कम्युनल हथियार थे, उन सबकी धार कुंद हो चुकी है। लोग अभी बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है। ₹125 ₹150 किलो टमाटर मिल रहा है, जीरा ₹800 किलो हो गया, दाल 120 से बढ़ के ₹200 किलो तक चली गई है। दाल में छोका लगा के एक मजदूर
खा नहीं सकता, उबली दाल खाने पे मजबूर है, सब्जियों के आसमान पे दाम है, जो छोटी-छोटी सी ज़रूरत की रोज़ की चीज़ें हैं, वो अवेलेबल नहीं हो रही, नौकरियाँ नहीं है, कितनी बेचैनी। एक आम आदमी, आप 200-250 लोगों को टेलीविज़न पे बिठा के दिखाएँ साहब ये जनता है, तो वो जनता नहीं है। जनता तो ये 140 करोड़ लोगों में से 110 करोड़ वोटर है, जो रोज़ की रोटी के लिए परेशान है, और जो उसका मुद्दा उठा रहा होगा जॉइंट अपोज़िशन, ज़ाहिर है वो उसे अट्रैक्ट करेगा। थक गए हैं लोग हिंदू-मुसलमान सुन-सुन के, और ये झूठी तारीखी दास्तानें सुन-सुन के। अब लोग जो है अपने असल मसाइल का हल चाहते हैं, इसलिए सरकार बदलेगी। जी, जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया जनाब तस्लीम रहमानी साहब। ये उम्मीद बहरहाल ख़ास तौर पे जैसा कि आपने कहा कि अगर सभी अपोज़िशन पार्टियाँ मिलकर के कैंपेन चलाती हैं, तो उससे बेहतर तो कुछ और सिनेरियो हो ही नहीं सकता, और उसके इम्कान बहुत ज़्यादा हैं। और मिलकर के इलेक्शन लड़ना या 300 या उससे ज़्यादा सीटों पर एक साथ 1 टू 1 लड़ना, तो वो भी अपने आप में एक स्ट्रैटेजी बहुत कामयाब हो सकती है। लेकिन हालात इतने सीधे-सीधे तो हैं कि अब हुकूमत बदलेगी, ऐसे हालात बन रहे हैं। मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों से जो रिपोर्टें आ रही हैं, जो हालात बन रहे हैं, ख़ास तौर पर कर्नाटक इलेक्शन के बाद, वो बहुत साफ हैं। और ऐसा लगता है कि अब आरएसएस जिस तरह से वो कह रही है कि आप अब इलेक्शन नहीं जीत सकते, तो शायद उनके असेसमेंट में कोई कहीं ईमानदारी है। बहुत-बहुत शुक्रिया तस्लीम रहमानी साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।